नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो दिशाएं में। एक ऐसा शो जो आपके करियर को हर पहलू को सही दिशा दिखाने का प्रयास करता है। दर्शकों, आज के एपिसोड का जो विषय है वो है परीक्षा पे चर्चा। एक ऐसा विषय जो हर छात्र, हर अभिभावक और हर शिक्षक के दिल के करीब है। और अगर बात की जाए 10th और 12th बोर्ड की परीक्षा का नाम सुनते ही जहां किसी के मन में उत्साह भर उठता है, वहीं किसी के मन में घबराहट भी महसूस होती है ना? कैसे करें परीक्षा की तैयारी? क्यों होती है परीक्षा से डरने की प्रवृत्ति? कैसे करें परीक्षा की तैयारी को प्रभावी और व्यवस्थित? इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज हमारे इस खास एपिसोड में। और इसी को समझने और समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फादर ए क्रिस्टी सवरी राजन एसजे, जो कि संत माइकल हाई स्कूल पटना के प्रिंसिपल हैं। तो चलिए मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। फादर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। फादर, सबसे पहले मैं दर्शकों को पहले ये बता देना चाहूँगी कि अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप 1800-3456-1781 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला जारी करते हैं। फादर, सबसे पहले हम परीक्षा की चर्चा पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी 10th और 12th की परीक्षा होने वाली है, तो कैसे आप अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं? सबसे पहले मैं दूरदर्शन के दर्शकों और जो बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सबों को नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं हैं। तैयारी की बात आती जी, है, ये तैयारी जो है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है, कई महीनों से ये तैयारी चलती आई है। क्योंकि जब से बच्चे 10th में प्रवेश करते हैं या +2 में प्रवेश करते हैं, वहीं पर तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो और इसलिए इस तैयारी के सिलसिले को जारी रखना हमारा फर्ज बनता है। अब उसमें हम लोग ढीलापन नहीं ला सकते हैं। एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है, बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। और उसी की वजह से हम लोग छोटे छोटे वीकली टेस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने सिलेबस को कवर कर पाते हैं और तैयारी में लगे रहते हैं। साथ साथ उसका टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं और प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा अभ्यास मिलता है। ये अभ्यास जो है, प्रयास सबसे बहुत ज़रूरी है। जितना ही बार बच्चे अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही उनके मन में आत्मविश्वास जाता है। ये आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। और ये आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और बच्चों के मन में इसको दिलाना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसी पर हम लोग बीते कई महीनों से काम किए हैं और ये कुछ दिन बाकी है परीक्षा के लिए। अब उसके लिए भी हम लोग ये जारी रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बच्चों के साथ बातचीत करना, उनको थोड़ा काउंसलिंग करना, मेंटरिंग करना, ये सब भी हम लोग जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो पूरी तैयारी ये एक महीने की तैयारी नहीं होती है, पूरे साल की तैयारी होती है जो आप स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया जाता है। इसी पे आगे फादर पूछना चाहूँगी कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसको किस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं बच्चों को कि वो टाइम को अच्छे से मैनेज कर सके? एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या तो इसको हल्का में ले लेते हैं। बिल्कुल। कभी कभी क्या है, ये कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना। जब बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो ये टाइम मैनेज पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं चलो हो जाएगा, हम निकाल लेंगे नो, ये बात मन में आ जाती है। वो बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए अभी जो कुछ दिन जो बच्चे हैं उसी में बच्चों का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टमैटिक प्लान होना, और उनके पास अगर उनके 5 सब्जेक्ट्स हों या 6 सब्जेक्ट्स हों, सबके लिए पर्याप्त रूप से टाइम अलॉट करके और एक सिस्टमैटिक टाइम प्लान बना के पढ़ने से बच्चे अच्छी तरह से बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं। और इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं थोड़ा कठिन हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हल्के हैं, और जो सब्जेक्ट्स जो थोड़ा कठिन है उसको ज़्यादा टाइम दें, और जो सब्जेक्ट थोड़ा हल्का है उसको थोड़ा कम समय दें। तो इसलिए
टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को थोड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक अनुभव भी आ जाएगा और परीक्षा की तैयारी में उनको आत्मविश्वास अच्छी तरह आ जाएगा। तो जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, उस तरीके से आत्मविश्वास ऑब्वियसली वो पढ़ाई के साथ ही आएगी। Yes, बिल्कुल। बहुत सही कहा फादर आपने। इसी पे आगे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कुछ पढ़ाई में कुछ कमज़ोर होते हैं या फिर उनको मुश्किलें होती हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए, उसमें एक टीचर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं और टीचर्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चों के लिए उन कमज़ोरियों को समझें और उसे उसको बेहतर करने के लिए कुछ करें? एक्चुअली ये टीचर्स की भूमिका बहुत अहम रहती है। बिल्कुल। टीचर्स के रूप में ही, लेकिन एक कंपेनियन, एक फ्रेंड के रूप में बच्चों के साथ चल के उनकी अगुवाई करना और उनका मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा था ये तैयारी जो है सिर्फ एक दिन की बात नहीं, शुरू से आ जाती है। शुरू से आ जाती है। और ये टीचर्स जो हैं बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। कोई बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, है ना, कोई कुछ बच्चे हैं थोड़ा कमज़ोर हैं, और जो बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठ के उनको थोड़ा समझाना और उनकी जो क्या तकलीफ़ है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उनको सुनना और उसको कम करना, ये सब टीचर का रोल रहता है। इसलिए हम लोग टीचर को भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चों के साथ इनका रिश्ता भी अच्छा बना रहे और एक मेंटर के रूप में टाइम टू टाइम उन बच्चों को बुला के थोड़ा उनसे बातचीत करना, और उस बातचीत करने से ना अपनापन आता है। बिल्कुल। तो इसमें टीचर की अहम भूमिका रहती है और इसलिए ये काउंसलिंग, ये मेंटरिंग की ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग स्कूल में। ओके। तो ये जो मार्गदर्शन है वो बहुत ज़रूरी है। इसी पे मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी कि दर्शक अभी 10th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है परीक्षा से रिलेटेड तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। हमारा नंबर है 1800-3456171। तो बातों का सिलसिला फिर से जारी रखते हैं। फादर, जिस तरीके से आपने बोला कि जो टीचर्स हैं उनकी जो भूमिका बहुत अहम हो जाती है और जो कमज़ोरियाँ हैं वो स्टार्टिंग से बच्चों को मतलब टीचर समझते हैं, उन्हें मार्गदर्शित करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, तैयारी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी, सब कुछ सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें बात आती है जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे तैयारी तो करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। जो पिछले साल के बहुत सारे सवाल रहते हैं, अगर मैं परीक्षा से रिलेटेड बात करूँ तो जितना प्रैक्टिस कोई बच्चा करता है या कोई छात्र करता है वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट बोलते हैं। तो अगर पिछले साल के जो भी सवाल जो पूछे जाते हैं, क्या उसका प्रैक्टिस करना जी बिल्कुल सर। इस फादर मैं अभी एक कॉल लूँगी, इसके बाद इस सवाल का मैं जवाब बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगी। जी जी। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद मिश्रा। नमस्कार। प्रदेश से जाना ये चाहता हूँ, जब परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे बड़े हड़बड़ाहट से हो जाते हैं, तो परीक्षा जी आप सवाल मैं शायद समझ पा रही हूँ। जो फादर जो हड़बड़ाहट होती है बहुत बच्चों में, एक घबराहट सी होती है। परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब उस टाइम से गुजरे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग भी घबराते हैं, तो वो घबराहट को दूर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली इसमें इस बात को समझना ज़रूरी है। 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे भी हैं। बिल्कुल। ये 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनका अनुभव रहता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन जो 10th के जो बच्चे जो हैं फर्स्ट टाइमर्स हैं, बिल्कुल, तो उनमें ज़्यादा ये घबराहट आती है, तो इसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट लाना ज़रूरी है कि हाँ मुझसे ये हो सकता है, मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये सोच जो है अपनाना ज़रूरी है। अगर वो सोच नहीं है तो मुश्किल हो जाता है, है ना। मन में घबराहट आती है, एंजाइटीज़ आ जाती हैं, डर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर अंदर अंदर एक आत्मविश्वास आता है ना, ये आत्मविश्वास जो है प्रैक्टिस के ज़रिए होता है, अभ्यास के ज़रिए होता है। और सबसे ज़्यादा नॉलेज,
ज्ञान है ना। और जब पर्याप्त रूप में हमको लगता है हाँ मैंने तैयारी किया है बढ़िया से और सब प्रश्नों का आंसर मुझे मालूम है, तो आपको मालूम है हाँ मेरे पास पर्याप्त रूप से नॉलेज है और जो भी प्रश्न हो, जैसे भी प्रश्न हो, मैं उसको अच्छी तरह लिख सकता हूँ। ये आना ज़रूरी है बच्चों के मन में, तब क्या बच्चे आराम से एग्ज़ाम लिख सकते हैं, तब उनके मन में जो घबराहट है वो अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट की भी ज़रूरत होती है। या यस मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह लिख सकता हूँ, अच्छा नंबर मैं ला सकता हूँ, एक सोच वो आना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फादर कहीं ना कहीं जो तनाव होता है वो तो होना जायज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं और वो डर जो होता है वो कहीं ना कहीं, और वो जब आप तैयार रहोगे, आप जब तैयारी करोगे तो फिर वो डर अपने आप ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही। सर हम परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे और अभी मैंने क्रिस्टी सर फादर आपसे पूछा कि जो पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसके अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, कैसे इसको प्रभावी कर सकते हैं? मैं 100% उससे सहमत हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस जो पिछले सालों का है बिल्कुल वो एक पैटर्न को बतलाता बच्चों को, और उससे बहुत सारी जानकारी बच्चों को मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सब किताब से ही हैं, सिलेबस से ही हैं और अलग अलग तरीके हैं बस ना। इसलिए जो है पूरे किताब को रिवाइज करने के लिए ये जो क्वेश्चंस जो हैं उनको बच्चों को मदद करता है। तो इसलिए हम लोग भी इस पर जोर देते हैं, बच्चों को पुराने साल के क्वेश्चंस जो हैं उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने से और अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। वो घर में भी बैठ के लिख सकते हैं उसको, या अपने साथियों के साथ ग्रुप स्टडी करके भी उसको कर सकते हैं। तो डिस्कशन करने से भी बच्चों का डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो ये ज़रूरी है बच्चों को बीते हुए सालों के जो क्वेश्चंस जो हैं उस पर ज़्यादा पुराना जाने ज़रूरत नहीं, जो जस्ट लेटेस्ट जो हुए हैं को समझना ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और प्रैक्टिस करने पे ऑब्वियसली उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल दर्शकों, आपको बता दें कि हमारा कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो अगर आपकी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। बिल्कुल MP सर, मैं आपसे आप पे आना चाहूँगी, और ये सवाल जो कि परीक्षा पे चर्चा पे हम बात कर रहे हैं, अभी 10th और 12th परीक्षा होने वाला है, बिहार बोर्ड और CBSE दोनों, तो किस तरीके से छात्र तैयारी कर सकते हैं और क्या कुछ उनको गाइड करना चाहेंगे? मेरे समझ में जो 10th या 12th के बच्चे की जो तैयारी है जी, आज के समय में जो देखा जा रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बच्चों का इरेगुलर होना है विद्यालय में। बच्चे अधिकांश विद्यालयों में रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक बच्चे शिक्षक के संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक उनका जो है मतलब प्रॉपर उनका गाइडेंस नहीं हो पाएगा, मॉनिटरिंग उनका नहीं हो पाएगा। जो तैयारी की जो सबसे मुख्य कड़ी है वो बच्चों का शिक्षकों के साथ होना है, बच्चों का रेगुलर होना और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनको मिलना, और शिक्षक के बताए गए उपाय जो हैं, तरीके जो हैं, उसके आधार पर विषय वस्तु का चयन करना। बिल्कुल सर, इसी पे एक समय सारणी टीचर और बच्चे मिल करके मतलब बच्चे के लिए एक समय सारणी बनावें। बिल्कुल सर, आप पे सर एक चर्चा रहेगी, लेकिन एक कॉल हमें लेना ज़रूरी है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हम बेटा बात कर, प्रणाम सर। हाँ जी, हम तो प्रणाम सर बोल रहे हैं जी। आपका सवाल? ज्ञान से बच्चे लोग का क्वेश्चन याद रहता है, तो ज्ञान में जाने के बाद बच्चे लोग भूल जी। आप कृपया रिपीट करें क्वेश्चंस। बिल्कुल सर, इनका सवाल है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो याद करते हैं सवाल और कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो ऐसे में जो क्योंकि बच्चों को शायद उनको सही पैटर्न नहीं पता किस तरीके से वो याद करें। देखिए, याद करने वाली जो चीज़ है वो अब समय बदल रहा है, अब वो याद करने वाली चीज़ों की मतलब महत्व कम हो रही है, समझने उस पर जोर भी कम दिया जा रहा है। मतलब एक
कंक्रीट उसका कंसेप्ट और मीनिंगफुल लर्निंग, फैक्ट का मतलब ये आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। रोट लर्निंग जो है वो समय पर काम नहीं आता है। जब तक चीज़ को आप समझेंगे नहीं, इंटरेस्ट से जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो ज़्यादा देर तक रिटेंशन नहीं रहेगा आपके दिमाग में। जैसे हम लोग जब साइकिल सीखते हैं तो पूरा बॉडी का सारा मतलब चीज़ हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और एक बार हम साइकिल सीख लेते हैं तो पूरे ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं, दोबारा फिर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक यही चीज़ पढ़ाई के साथ भी है। यदि उतना मनोयोग से यदि हम कोई चीज़ को यदि पढ़ रहे हैं, फिर रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। और रोट लर्निंग जो है वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है मेरे समझ से। तो उस चीज़ों में बच्चे का फोकस होना चाहिए, और टीचर का प्रॉपर गाइडेंस में उसका मीनिंगफुल लर्निंग ज़रूरी है। कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसका रिटेंशन ज़्यादा समय तक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही सर आपने मार्गदर्शन दिया। फादर क्रिस्टी से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई स्टूडेंट्स स्कूल जाता है और रेगुलर पढ़ाई होती है, मार्गदर्शन भी देते हैं, लेकिन क्या कोचिंग क्लासेस जो होते हैं, बहुत बच्चे आजकल कोचिंग क्लासेस पे ही आश्रित हैं, तो क्या ये ज़रूरी है? और बहुत बच्चे होते हैं ना कि उनको लगता है कि अगर वो क्लासेस एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो शायद वो अच्छे मार्क्स ना ला पाएँ, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये निर्भर करता है जी। ये कोचिंग जो है सिर्फ एक एडिशनल हेल्प है ये, और पूर्ण रूप से वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है वो जी। और जो बच्चे जिनको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, कुछ समझ नहीं आती, कुछ बातें हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, तब वो जो है एक प्राइवेट ट्यूशन में जा सकते हैं या प्राइवेट ट्यूटर के पास जाते हैं, कोचिंग में जा सकते हैं। लेकिन टीचर के साथ बैठ के पढ़ना और उनके मार्गदर्शन में रहना ये 100% ज़रूरी है। वो टीचर जो है उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये टीचर जो अनुभवी हैं, और ये जो टीचर्स जो हैं ये सब कोई इवैल्यूएटर्स है, एग्जामिनर्स हैं ये, और उनको पता है सही रूप से मार्किंग स्कीम कैसा रहता है, किस बिंदुओं पर ज़्यादा जोर देना है, वो टीचर ही आप बता सकते हैं। और कोचिंग में जो है उनका पैटर्न अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन टीचर्स जो हैं क्लासेस में, स्कूल में, उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। तो इसलिए ज़्यादा कोचिंग जाना उतना उचित नहीं रहता है। और क्लासरूम की बात होती है तो क्लासरूम में रह कर 100% हमेशा स्कूल में आकर सीखना वो ज़रूरी है, साथ साथ सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। अभी कल मैं देखता हूँ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, उनके साथ उनके पास पर्सनल टाइम नहीं रहता है, सेल्फ स्टडी के लिए पर्याप्त रूप में टाइम नहीं मिलता है, और वहीं पर बच्चे मार खाते हैं। तो इसलिए टीचर के साथ बैठ के पढ़ना और साथ साथ सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बच्चों को। सेल्फ स्टडी पे सर के उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा एक और चीज़। मैं सर के चीज़ों से पूरी तरह से सहमत हूँ। कोचिंग और स्कूल का जो फ़र्क है वो यह है कि कोचिंग की साइज़ बहुत बड़ी होती है, स्कूल की साइज़ छोटी होती है। कोचिंग बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, एबव एवरेज यदि बच्चा है, उन बच्चों को कोचिंग से थोड़ा लाभ हो सकता है, उनके पढ़ाने का जो लेवल है उसका वो लाभ उठा सकते हैं। बट एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे जो हैं उनके लिए बिल्कुल भी मतलब कोचिंग फ़ायदेमंद मेरे समझ से नहीं है। आजकल एक फैशन के रूप में बच्चे ले रहे हैं कि मतलब हमको कोचिंग जाना है। यदि वो लगातार स्कूल आते हैं तो उनका ग्रोथ ज़्यादा होगा कोचिंग के मुकाबले। बिल्कुल सर, कोचिंग कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। इसी पे बात पूछना चाहूँगी, पेरेंट का कितना बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि एक छात्र जो कि 10th और 12th की तैयारी कर रहा है, वहाँ पे परिवार बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और ये सवाल मैं आपसे ज़रूर एमपी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो हम लेना चाहेंगे। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? ये जी, आपका नाम और हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम करें। जी, श्री प्रसाद यादव मधेपुरा से बोल रहे हैं। जी, आपका सवाल पूछिए। जी ना जी जी,
सूर्य प्रसाद यादव जी पूरा ये बात है कि अक्सर पूरा सब चीज परीक्षा तो जाते हैं इसका कारण। जी आप अपना सवाल रिपीट करें। ये बच्चों का या शिकायत रहता है अधिकतर ये हमको थे लेकिन परीक्षा और में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जी जी फिर से वही सवाल फिर से आया है कि एग्ज़ाम के समय तो बच्चे बहुत याद करते हैं, लेकिन एक जब एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो उस टाइम पे बच्चा अचानक से भूल जाता है, तो क्या है ये मतलब एक्चुअली ये जो मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, इसको एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी उसी दिन आपको क्या करना है, ओके है ना। प्रायः मैं देखता हूँ बच्चे जब एग्ज़ाम देने आते हैं स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ बैठ के पूरा ना डिस्कस करते हैं, बहुत गप करते हैं। एक्चुअली उस समय माइंड को फोकस्ड रखना ज़रूरी है, शांत रहना ज़रूरी है, और माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, मन विचलित रहता है, तो जो आपने सीखा है, जो आपने याद किया है, वो भूल जाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम के पहले आपको मन को थोड़ा शांत रखना ज़रूरी है ना। ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल शांत मन से आप कुछ देर बैठे और जो भी तैयारी की है उसको। और वैसे भी जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ भी शांत बैठना ज़रूरी है ना। अगल बगल में बात करने की ज़रूरत नहीं, और क्वेश्चंस जैसे आंसर देने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट रहता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, है ना, तो वो काफ़ी है। उससे आपको क्या है, माइंड भी थोड़ा स्थिर रहता है। तो ये ज़रूरी है, थोड़ा फोकस रहना है, मन को शांत रखना ज़रूरी है। तब जो है वो ये जो भूलने की जो आदत जो है वो कम हो जाएगी, और तब डर भी हट जाएगा। बिल्कुल सर, आप क्या कुछ बच्चों की ये भी हैबिट होती है ना, ये एग्ज़ाम के दिन है तो पूरे रात पढ़ेंगे। वो यदि रात भर पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं ठीक से, तो निश्चित रूप से वो सब कुछ भूल जाएंगे जा कर के। वहाँ पर समय से सेंटर पर पहुँचना, समय से पहले पहुँचना, रात को अच्छे से नींद लेना, समय से सोना, और रास्ते में ज़्यादा मतलब माखौल गप मतलब इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। शांत मन से जाएं, अच्छी नींद लेकर के जाएं। वो जो चीज़ें बहुत पहले भी पढ़े रहेंगे वो भी चीज़ धीरे धीरे दिमाग में आएगी, लेकिन जब दिमाग चंचल कर लेंगे, टाइम का प्रबंधन सही नहीं रहेगा, समय से वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, तो हड़बड़ाहट हो जाएगी अंदर में, और अच्छी चीज़ें भी जो पढ़े हैं वो भी उस समय मिक्स होने लगेगी। बिल्कुल तो, सर, इसी पे तो मैंने आप पे सवाल भी किया था कि बच्चे तो ऐसे चंचल होते हैं कि समय पे सो नहीं पाते, और ऐसे में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। चंचलता कम करना पड़ेगा। मैं अपनी एक बात बताऊं कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग मोतिहारी से जाते थे परीक्षा देने, एक रिक्शा में हम लोग 2 लोग बैठ करके जाते थे, लेकिन सेंटर तक मुजफ्फरपुर पहुंचने तक हम लोग आपस में बात नहीं करते थे। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप केवल जो पढ़े हैं उसके बारे में आप मनन करिए, सोचते हुए जाइए, दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन न करें। बिल्कुल सर, आप जो 10th और 12th के जो छात्र हैं उनको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए सलाह देंगे? अभी जो है एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, बिल्कुल, है ना, इसलिए जितनी तैयारियां की हैं वो अलग बात है, और जो आने वाला दिन है उसके लिए अलग प्लान करना ज़रूरी है। तो मैं बताऊंगा बच्चों को, ये बताऊंगा कि अगर आपके रूम में एक बड़ा सा बोर्ड रहे या वाइट बोर्ड रहे, साइन बोर्ड रहे, उस पर एक स्ट्रैटेजिक प्लान लगाते हैं, है ना। उससे क्या होता है, तो आपको मालूम है कौन सब्जेक्ट को कब पढ़ें, है ना। वो साथ साथ कुछ जैसे हम लोग माइंड मैप कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, तो ये सब बना के रखने से क्या याद भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहेगा, और टाइम को किस प्रकार हम लोग अलॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने भी शुरू में कहा था, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा कठिन हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत हल्का है, और उसके लिए ज़्यादा समय दें, और कुछ जो जिसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं उसको कम समय दें, और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग लॉग इन लॉग आउट कहते हैं ना। जैसे लॉग आउट करने पर क्या कुछ आप एकदम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस का कम करना बहुत ज़रूरी है, खास करके आपके जो सोशल मीडिया जो हैं, मोबाइल्स जो हैं, ये जो है इससे थोड़ा दूर करना, कुछ सो सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है, तभी जो है आप बहुत कुछ पा सकते हैं
कुछ पाने के लिए तो कुछ तो खोना ज़रूरी है। तो इसलिए सोशल मीडिया हो जो भी हो, ये जो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा लॉग आउट करें, तब बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और ज़्यादा फोकस जो है पढ़ाई पे होगा। जी बिल्कुल फादर किस्टो, आपने बहुत सही बोला है कि डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है और सही फोकस करना है। एमपी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे उन छात्रों को जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा? देखिए, इसके लिए मेरे समझ से कोई एक फिक्स रूल नहीं बनाया जा सकता है। कुछ बच्चे जो हैं रात में अच्छी स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे सुबह में जग करके स्टडी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे आजकल रात का स्टडी प्रीफर कर रहे हैं। तो जिसको इंडिविजुअल मतलब डिफरेंसेज हैं, इसमें जो भी उनको उचित लग रहा है, जहां उनका ग्रेस्पिंग अधिक है, जो समय वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, उस समय का मैक्सिमम मतलब वो यूज करें। लेकिन एक रूटीन उनका ज़रूर फिक्स होना चाहिए कि रात को पढ़ेंगे, 11 बजे रात तक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। सुबह में जो जगने का टाइम है वो भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 1 घंटा ज़्यादा पढ़े और 3 घंटा लेट से जगे तो फिर मतलब उसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक मतलब फिक्स मतलब उनकी रूटीन होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेज के आधार पर, और उस रूटीन को फॉलो करें और ऑनेस्टली फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक देखते रहते हैं और बोलते हैं मैंने 2 घंटा पढ़ लिया। यदि उनको कहा जाए कि आप 5 मिनट लिखिए, जो पढ़े हैं वो नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जितना भी पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट उसको लिखने की कैपेसिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और जो कुछ भी बच्चा पढ़े वो यदि लिख करके पढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत कामयाब होता है। बिल्कुल सर। एमपी सर और फादर किस्टो, आप दोनों हमारे शो दिशाएं में आए और आपने छात्रों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसके लिए पूरे डीडी बिहार टीम की तरफ से और दिशाएं की टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आपको परीक्षा और अच्छी जाएगी। तो दर्शकों, शिक्षा जो परीक्षा है ना, उसको एक अवसर के रूप में देखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी फ़िलहाल मुझे यानी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।